एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर है एंड दिस इज़ अ शॉर्ट notes of on minimum wages act 1948 and this is important for UGC net aspirants who are preparing for the labor welfare subject as well as for the management also. Okay, and if you are preparing for the PSU's exam then you can also get all the notes from here also. Okay, so let's start with the minimum wages act. So what are the schedules which are important in minimum wages act that are part 1 and part 2. So part 1 is related to all the non agricultural employment, जो भी agricultural employment से related नहीं है, these are the part 1 शेड्यूल में है हमारा मिनिमम वेजेस का पहला जो शेड्यूल है. ओके, सेकंड जो पार्ट हमारा है वो है एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड. सो जितने भी एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे हम इसमें शेड्यूल 2 में इसको रखने वाले हैं. ठीक है, and it came into force on 15th of March 1948. So 15th March 1948 में ये फोर्स में आया था ये एक्ट. वैसे ये आ गया था हमारा 1948 में, बट अगर हम फोर्स की बात करें तो 15th मार्च 1948 में ये एक्ट आया था. एंड इसका मेन मोटो क्या है? प्रोवाइड करना मिनिमम रेट्स ऑफ द वेजेस टू द वर्कर्स, राइट. सो यहाँ पर हम मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करते हैं अपने वर्कर्स को, अपने लेबरर्स को, सो दैट उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो वर्किंग है वो डेवलप हो पाए, उनकी कंडीशंस डेवलप हो पाए, करेक्ट, वर्किंग कंडीशंस. सो दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस एक्ट. ओके, सो ये बेसिकली डिफरेंट स्यूटेड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं. सो उससे रिलेटेड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाते हैं वो होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का अलग एम्प्लॉयमेंट होगा, एग्रीकल्चर का जो पे होगा वो अलग होगा. सो नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अगर और हम देखें, जैसे कोई वर्कर है उनका अलग पे होगा. सो डिफरेंट जो सूटेड एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं उनका अलग अलग पे होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर बोला है 43 में डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द लाइफ एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए लाइफ के वो अच्छे होने चाहिए, गुड होने चाहिए, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, स्टैंडर्ड्स की तरह अपनी जी पाएँ. एंड बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट शुड बी देयर. सो फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए वर्कर्स को. नेक्स्ट इज़ रॉयल कमीशन ऑन लेबर और द व्हिटली कमीशन आया था बेसिकली ऑन दिस एक्ट. सो ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि रॉयल कमीशन की बात कहाँ पर की थी. सो रॉयल कमीशन आया था हमारा 1919 टू 1920. सो ये वाला मिनिमम वेजेस एक्ट में बोला गया है एंड इट डील्स विद द फेयर वेजेस. इट डील्स बेसिकली फॉर द फेयर वेजेस. यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखती है? रेलवेज, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, पोर्ट्स, ये सारे कुछ एरियाज़ को देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी की जो भी कुछ बचते हैं वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट देखती है. ठीक है, जैसे जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं और वो हमारा कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट. बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं एम्प्लॉयमेंट्स को देखती है जो रिलेटेड हैं रेलवे से, माइन से, ऑयल फील्ड से और पोर्ट से. बाकी का सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट देखती है. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं फॉर द लिविंग इंडेक्स नंबर्स. क्यों? ताकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है, जो हमारी बोल सकते हैं कि जो वर्कर्स की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का. ठीक है, और वो कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसकी नोटिफिकेशन के थ्रू? विद द ऑफिशियल गैजेट. ऑफिशियल गैजेट में एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आनी चाहिए, उसके थ्रू ही यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. आई थिंक ये वाली स्लाइड आप सबको क्लियर है. देन हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेसिकली फॉर द वेजेस. वेजेस यहाँ पर सेक्शन 2H में आया था. इट इंक्लूड्स ऑल द रेम्यूनरेशन केपेबल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मनी. सो जितना भी मनी के टर्म्स में आएगा वो हमारा वेजेस का पार्ट होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल HRA. ठीक है, HRA भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. मनी के टर्म्स पे जितना भी रेम्यूनरेशन है वो तो इंक्लूड करा जाएगा, बट HRA भी इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस. ठीक है, कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं होगा? जैसे कि PF हो गया, क्योंकि अब PF का अलग एक्ट है. ये सारे एक्ट्स क्यों नहीं लागू हो रहे हैं? क्योंकि इन सब के एक्ट्स अलग हैं. ठीक है,
ग्रेचुटी एक्ट अलग है, पीएफ का एक्ट अलग है। सो ये सारे एक्ट इसीलिए हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनके ऑलरेडी अलग एक्ट्स चल रहे हैं, सो उसमें वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। सो जितने भी एकोमोडेशंस होते हैं, हाउस एकोमोडेशंस, वो सारा कुछ आ जाएगा। सर्विसेज जितनी भी एमिनिटीज़ होंगी या अदर सर्विसेज वो एक्सक्लूड किए जाएंगे, जैसे पीएफ हो गया, टीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड ग्रेचुटी। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। अब हमारा है एम्प्लॉयज़ कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इंक्लूड कौन कौन से करेंगे, दैट इंक्लूड्स आउट वर्कर्स, जो कि आउट वर्कर्स हैं जो बस कुछ टाइम के लिए ही काम करते हैं, दैट आर आउट वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ डिक्लेयर टू बी एम्प्लॉयज़ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वही एम्प्लॉयज़ पार्ट होंगे इसमें एम्प्लॉयज़ का अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। पीस रेट वेजेस, पीस रेट वर्कर्स कौन होते हैं? पीस रेट वर्कर्स वही होते हैं जो पीस के अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट डिस्चार्ज एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ट्यूबवेल ऑपरेटर्स अंडर द लोकल अथॉरिटी। सो जो भी लोकल अथॉरिटीज़ के लोग होते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ऑपरेटर्स, ठीक है। ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है, सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, बट आर्म्ड फोर्स वाले यहाँ पे डील नहीं करते हैं। आर्म्ड फोर्स के लिए अलग एक्ट होता है, सो वो चीज़ उनके लिए अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है? मिनिमम जो रेट्स ऑफ रिटर्न्स हैं, रेट्स ऑफ वेजेस हैं, वो सारे फिक्स करती है, रिव्यू करती है एट द इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years। सो रिव्यू करना होता है ना, अब वेजेस आपको मिल रहे हैं प्रॉपरली या नहीं मिल रहे हैं, तो उसको वो रिव्यू करती है बार बार, और कितने साल में? 5 साल में एक बार। अगर हम लेस देन कहें, लेस देन 1000 वर्कर्स हैं, सो जो रिव्यू होगा वो अवॉइड किया जाएगा, बट अगर हम मोर देन 1000 होगा तो रिव्यू करना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें यहाँ पर जो वेजेस होंगे वो प्रोवाइड कब होंगे? पर आवरली होंगे, पर डे होंगे एंड पर मंथ होंगे। पर वीक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पर वीक यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते, पर आवरली, पर डे एंड पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। इट इंक्लूड्स बेसिक प्लस द लिविंग अलाउंसेस। बेसिक अलाउंसेस भी चाहिए, लिविंग अलाउंसेस भी चाहिए, राइट। स्पेशल अलाउंसेस चाहिए हमें प्लस द कैश वैल्यूज़। एंड थर्ड इज़ बेसिक प्लस कॉस्ट वैल्यूज़ प्लस कैश वैल्यू कंसेशन। सो ये जो कुछ होते हैं मिनिमम वेजेस, मिनिमम रेट्स ऑफ द वेजेस, जो कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक वर्कर को मिलने चाहिए, लेबर्स को मिलने चाहिए। क्लियर? लिविंग वेजेस, लिविंग अलाउंसेस भी चाहिए, स्पेशल अलाउंसेस भी चाहिए उनको, राइट। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में अगर हम चलें, जो प्रोसीजर रहेगा वो रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। सो प्रोसीजर बेसिकली फॉर द कमिटी मेथड एंड द नोटिफिकेशन मेथड। यहाँ पे 2 मेथड्स की बात की है, कमिटी मेथड एंड द नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड जो होता है वो अप्रोप्रिएट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसका होता है? बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। इक्वल नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के इक्वल नंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करती है। एंड इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो दोनों में होगा, वो कितने होंगे? 1/3 ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन शुड बी इन द कमिटी मेथड, ओके। देन नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है? इशू एटलीस्ट 12 मंथ्स, हमेशा हमें इशू करना होता है 12 मंथ्स में, विद द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस केम इनटू द फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। सो यहाँ पे जो इशू किए जाएंगे मिनिमम रेट्स ऑफ द वेजेस, वो 2 months के अंदर किए जाएंगे। एक्सपायरी कब तक? इन द फोर्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। जब हमने डेट इशू किया है उससे 3 months के अंदर वो एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी। सो इशू एटलीस्ट 2 months में ही करना होता है, और 3 months से पहले, ठीक है। अगर हम देखें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे कंसल्ट करती है एडवाइजरी बोर्ड को, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सारा कुछ एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास बहुत सारा काम है, सो वो क्या कर सकती है? एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करती है। एडवाइजरी बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। वो अपना थोड़ा बहुत एक्शंस करते हैं। अब अगर हम देखें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का क्या रोल है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज सेंट्रल गवर्नमेंट। इट नॉमिनेट्स बाय द CG, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़। सेम इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 1/3, जो कि हमने ऑलरेडी बताया था कमिटी मेथड में 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बाय द CG। सो इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट कौन करेगा? चेयरमैन करेगा बोर्ड का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड होगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का चेयरमैन ही इंडिपेंडेंट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम।
नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेसिकली फॉर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है आवर्स को, ठीक है। रेट ऑफ द रेट्स रेस्ट बोल सकते हैं, 7 डेज़ में 1 दिन तो रेस्ट मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहती है। प्रोवाइड पेमेंट्स फॉर द वर्क ऑन द डे रेस्ट नॉट लेस देन द ओवर टाइम। सो अगर वो रेस्ट लेते भी हैं सो ओवर टाइम से लेस देन नहीं मिलना चाहिए, उतना ही प्रोवाइड करें अमाउंट को, उतना ही करें पेमेंट को वर्कर्स को, सो दैट वो उनका रेस्टिंग पीरियड काउंट हो जाए। मतलब नॉर्मल जो सैलरी होते हैं, नॉर्मल जो वेजेस होते हैं वो होने चाहिए, ओवर टाइम से लेस देन नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओवर टाइम तक होने चाहिए, उससे लेस देन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोविजंस नॉट अप्लाई। यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, अर्जेंट वर्कर्स और द इमरजेंसी, अर्जेंट वर्क है या इमरजेंसी है तो उसमें वो यूज़ नहीं होगा। नेचर ऑफ द प्रिपरेटरी और द कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है या प्रिपरेटरी है तो उसमें हम ये यूज़ नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट वर्कर्स हैं तो वो यूज़ नहीं होगा। टेक्निकल रीज़न है तो वो यूज़ नहीं होगा, राइट। नेचुरल फोर्सेस हैं तो ये सारा कुछ एक्ट, ये जो प्रोविज़न है ये यूज़ नहीं होगा। क्लियर। वेजेस ऑफ द वर्कर्स हु वर्क लेस देन द नॉर्मल वर्किंग वेज, तो अगर वो नॉर्मल वर्किंग डेज़ के अकॉर्डिंगली जो वर्कर्स हैं वो मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं, सो इसमें क्या होगा, फेलियर टू वर्क, फेलियर हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएंगे वो, ठीक है। सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ वेजेस फॉर द 2 और मोर मंथ क्लासेस ऑफ द वर्क। सो जो वेजेस रहेगा वो कितना रहेगा, 2 और मोर क्लासेस ऑफ द वर्क्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेजेस मिलता है। मिनिमम वेज रेट फॉर द पीस वर्क के लिए कितना मिनिमम वेज है वो आपको उतना मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर्स एंड द रिकॉर्ड कीपिंग शैल बी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को ही ये मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट टू हेयर द क्लेम्स। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है, क्लेम्स को हेयर करने के लिए, ठीक है। सारा कुछ मैंने बताया। एडवाइजरी बोर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं करेगी, आधा रोल उन्होंने एडवाइजरी को दे दिया है, आधा रोल उन्होंने कुछ क्लेम्स को दे दिया है, कुछ कमीशंस को दे दिया है कि वो कौन कौन से रोल्स को प्ले करती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज एनी कमीशन ऑन द वर्कर्स कमीशन और एनी ऑफिसर ऑफ द सीजी एक्सरसाइजिंग द लेबर कमीशन ऑफ एनी रीज़न। सो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेबर कमिश्नर को, कमीशन को अपॉइंट करेगी, कमिश्नर को अपॉइंट करेगी फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न का हो सकता है वो। नेक्स्ट इज़ एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द लेबर ऑफ कमिश्नर। सो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है ऑफिसर, बट वो हमारा रैंक लेस देन नहीं होना चाहिए फ्रॉम द लेबर कमिश्नर। सो लेबर कमिश्नर से लेस देन रैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स आर एक्सपीरियंस हैव अ जज ऑफ द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर्स को, और एज अ स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट का एक होना चाहिए ऑफ टू द अथॉरिटी, ठीक है। सो जज होना चाहिए एक सिविल कोर्ट का, या फिर स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट का एक जज होना चाहिए, सो दैट वो अथॉरिटी को हैंडल आउट कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज़ अ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। सो यहाँ पर हम 6 मंथ का जो भी एप्लीकेशंस होगा वो प्रेजेंट किया जाएगा, सिंगल एप्लीकेशन फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। सपोज अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो 6 मंथ्स में वो अपना एप्लीकेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ही एप्लीकेशन एक ही एम्प्लॉयज़ ही देगा, ठीक है। अब क्लेम्स क्या क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वेजेस एंड द एक्चुअल वेजेस प्लस कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स ऑफ द डिफरेंसेस। सो जो डिफरेंस रहेगा ना मिनिमम वेजेस एंड एक्चुअल वेजेस का, वो डिफरेंस होना चाहिए प्लस कमीशन, जो कमीशन कॉम्पनसेशन होगा, कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग, ज़्यादा 10 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए उनके डिफरेंसेस का, ठीक है, मिनिमम एंड एक्चुअल वेजेस की, ठीक है। सो अगर वो होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट ड्यू टू द एम्प्लॉय एंड द कॉम्पनसेशन इज़ ₹10। सो अगर पेमेंट होती है, पेमेंट ड्यू टू द एम्प्लॉय, अगर पेमेंट एम्प्लॉय करते हैं ड्यू टू द एम्प्लॉय प्लस तो कॉम्पनसेशन, अगर वो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन ₹10 का देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि हाँ मैंने सही से दिया है पेमेंट, तो वो तब भी क्लेम कर सकते हैं, एंड एम्प्लॉयर को भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने सही से वेजेस तो दिए हैं बट उससे एम्प्लॉय खुश नहीं है, सो तब भी वो, उनको अगर गलत लगता है तो वो क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर जनरली जो हमारा जो रेट्स रहेगा, बेसिकली अगर आप कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, पेनल्टी जो बेसिकली होता है वो ₹500 का होता है, और इम्प्रिजनमेंट रहेगा मोस्टली सबका 6 मंथ्स और ₹500 और बोथ। क्लियर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड शेड्यूल्स विद द नोटिस ऑफ द 3 मंथ्स, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो ऐड करेगी शेड्यूल्स को। शेड्यूल्स हमने 2 पढ़े हैं, राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चरल एंड पार्ट 2 इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल। सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शेड्यूल्स को ऐड ऑन करेगी, ऐड करेगी विद इन द नोटिस ऑफ द 3 मंथ्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ पावर, जो भी पावर रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी, ठीक है। वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट इज़ द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। सारा रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाने वाली है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बनाने वाली है, करेक्ट। सो ये कंप्लीट होता है ये सेशन हमारा मिनिमम वेजेस का। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।